अगला हमारा टॉपिक 1.5 है स्कोप। स्कोप से मुराद है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये किन किन चीज़ों को कवर करती है। तो आइए पढ़ते हैं कि स्पेसिफिकेशन का कहाँ कहाँ, इस स्पेसिफिकेशन का क्या स्कोप है। दिस स्पेसिफिकेशन इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग अ सेमेंटिक level markup language and associated semantic level scripting APIs for authoring accessible pages on the web ranging from static documents to dynamic applications। तो हमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस स्पेसिफिकेशन के अंदर ज़्यादा फोकस मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर है। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? HTML। और आपको शायद मैंने बिगिनिंग में बताया था कि उसको मार्कअप क्यों कहते हैं। वो एनोटेशंस की टाइप पे HTML हम एनोटेशन की तरह यूज़ करते हैं। अभी उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। आपको खाली मैंने एक पासिंग रिमार्क दे दिया कि आपका अगर क्लिक कर दे जहन में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो फोकस है या इसका जो एम्फसिस है वो किस चीज़ के ऊपर है? वो इस चीज़ के ऊपर है फॉर ऑथरिंग एक्सेसिबल पेजेस, कि ऐसे पेजेस बनाए जाएं जो एक्सेसिबल हों, जो जिनको आप डिफरेंट जगहों से खोल सकें, वो उनकी जो इंटरकनेक्टिविटी है वो प्रॉब्लम ना हो ऑन द वेब, रेंजिंग फ्रॉम स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स टू डायनामिक एप्लीकेशंस। और उनकी दो इकसाम हो सकती हैं, उसकी कई इकसाम हो सकती हैं, उसमें दो मेन इकसाम होती हैं। जब भी आप HTML का पेज बनाते हैं वो स्टैटिक पेज भी हो सकता है। स्टैटिक का ये है कि आपने एक HTML का पेज बनाया, कोड बनाया और उसको आपने लगा दिया वेब के ऊपर। वो जैसे आपने लगाया वो हमेशा वैसा ही रहेगा। उस पेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग का काम हो। डायनेमिक पेजेस ऐसे होते हैं जो यूज़र की सिलेक्शन के हिसाब से जो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा पेज है जो जिसमें कोई स्टोर है और यूज़र जाता है और वो वहाँ जाकर अपनी डिटेल्स डालता है तो वो उसको चीज़ को ख़रीद सकता है, तो ये एक डायनामिक पेज है, क्योंकि वो जो पेज है वो यूज़र की रिक्वेस्ट के हिसाब से उस वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो उसके सामने रख रहा है। तो ये डायनामिक होता है। स्टैटिक पेज वो होते हैं जो ऑन द गो डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते। डायनामिक वो पेज होते हैं वो जो यूज़र रिक्वेस्ट के हिसाब से जिनका जो जिनकी जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है। द स्कोप ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर मीडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। कस्टमाइजेशन से मुराद होती है हस्बे ज़रूरत तब्दीलियाँ करने की सलाहियत। इस कॉन्टेक्स्ट में कस्टमाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपका जब आप कोई पेज बनाते हैं तो आप उसमें डिफरेंट जो आपके सेक्शंस होते हैं, आप उनकी प्रेजेंटेशन के एतबार से उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन के जितने भी मामलात हैं, आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि HTML का काम सिमेंटिकली चीज़ों को का मीनिंग देना है और स्ट्रक्चर देना है। वो हमारे डॉक्यूमेंट को सिमेंटिकली एक स्ट्रक्चर देगा। HTML का काम ये नहीं है कि वो इस बारे में सोचे कि चीज़ों को की बनावट के एतबार से और बनाव सिंगार के एतबार से वो कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ये HTML का काम नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ क्लियर किया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे HTML के अंदर ही कुछ टैग्स होते हैं जो हमारे CSS को हुकअप करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी HTML फाइल के अंदर CSS फाइल का लिंक दिया था। तो इसका मतलब है कि जो लिंक टैग है वो हमें हेल्प करता है CSS फाइल को साथ हुकअप करने के। अगर आपको याद हो तो हमने टैग यूज़ किया था div टैग और हमने यूज़ किया था span टैग। ये दो टैग भी हमें CSS की चीज़ों को हुकअप करने में आसानी करते हैं। इसी तरीके से हमने हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए थे क्लास एट्रीब्यूट्स और ID टैग्स के अंदर। सो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों के ऊपर थोड़ी बहुत तो उन्होंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन की फाइलों को कनेक्ट करना है, लेकिन फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं है, फोकस सिमेंटिक मीनिंग के ऊपर है। तो यही इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया। मैं दोबारा से इसको पूरे को पढ़ता हूँ। द स्कोप ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर मीडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस ऑफ presentation.
Although default rendering rules for web browsers are included at the end of the specification, and several mechanisms for hooking into CSS are provided as part of the language. अब यहाँ ये जो बात उन्होंने की है ना कि डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग रूल्स ऑफ वेब ब्राउज़र, जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र को खोलते हैं या आप कोई भी पेज बनाते हैं तो और उस पर आपने कोई CSS की फ़ाइल नहीं लगाई होती, आप देखेंगे कि उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग हुई होती है, उसको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कहते हैं। तो वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग की हद तक तो चीज़ों को कुछ क्लियर किया गया है और ये भी बताया गया है कि CSS से जोड़ना कैसे है, लेकिन फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर या CSS के ऊपर इतना नहीं है, स्टाइलिंग के ऊपर नहीं है, फोकस खाली HTML के ऊपर है। तो ये इसका मकसद है। मैं बल्कि अभी आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मैं जल्दी से एक कोड लिखता हूँ, यहाँ ही मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल और इसका मैं नाम रख लेता हूँ माई एग्जाम्पल डॉट, टेक्स्ट को चेंज करके .html कर लेता हूँ। यस, तो फिर इसको मैं ओपन विद करता हूँ नोटपैड और इसमें मैं कोड लिख लेता हूँ। अब अगर आप इस फाइल को खोलें, ये वाली फाइल जो अभी हमने बनाई है, डबल क्लिक करें तो हमने इसमें कोई गलती की हुई है। इसको खोलते हैं नोटपैड से और अगर आप देखें तो यहाँ हमने टाइटल को एंड करना था, जिसकी वजह से हमारा ये पेज ठीक नहीं आ रहा। इसको सेव करते हैं Ctrl+S करके या यहाँ जाकर सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करके। यहाँ ब्राउज़र में अब हम जो है इसको डबल क्लिक करें और दोबारा से खोलें तो आप देखें कि अब हमारे डिफरेंट सेक्शन आ गए हैं। अब जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था वो ये थी कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट पेज है, इसके ऊपर अभी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, यानी कि अभी मैंने उनको नहीं बताया कि H1 का ये जो फॉन्ट है इसका साइज़ कितना रखना है, इसका फासला लेफ़्ट से कितना देना है, या इन पैराग्राफ की मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन हमारे ब्राउज़र ने, क्रोम ने इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लगा दी है। अगर आप इसको जाके इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर स्टाइलिंग लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप H1 देखें तो ये जो आप नीचे डायलॉग आ रहा है ये सारी उसकी स्टाइलिंग को बता रहा है। यहाँ ये सारी उसकी स्टाइलिंग एक्सप्लेन भी की हुई है। अगर आप यहाँ देखें तो आपका ये मेन टेक्स्ट है, उसके इर्द गिर्द पैडिंग कितनी है, बॉर्डर कितनी है और मार्जिन कितना है। मार्जिन उन्होंने बताया कि ऊपर और नीचे जो है वो 21.440 दिया हुआ है। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है। इसी तरीके से अगर आप देखें आपके पैराग्राफ हैं उनकी भी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग हुई है। ये जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है ये ब्राउज़र खुद से लगा देता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑल्दो आप जब पेज को बनाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं कि आप उसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगाते, आप उसमें कोई भी स्टाइलिंग या प्रेजेंटेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं लगाते, लेकिन एक बुनियादी स्टाइलिंग हमारा ब्राउज़र खुद से उसको दे देता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कहते हैं। और यही चीज़ अगर आप देखें तो वो हमें यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि although default rendering rules of web browsers are included at the end of the specification and several mechanisms for hooking into CSS are provided as part of the language। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि जो है फोकस हमारा वो स्टाइलिंग के ऊपर नहीं है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं है, इस
स्पेसिफिकेशन का फोकस मेनली HTML5 के ऊपर है, जो सिमेंटिक मीनिंग को क्लियर करती है, जिसमें प्रेजेंटेशन का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन कुछ मौक़ों के ऊपर कुछ छोटे मोटे पासिंग रिमार्क, कोई पासिंग रेफरेंस हियर एंड देयर वो देने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर ही, कि ये नहीं हो सकता कि आप कोड लिख लें तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो, कुछ ना कुछ तो उसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ती है, जिसको वो डिफ़ॉल्ट जो है ना स्टाइलिंग कहते हैं। और उस लिंक से अगर आप देखें तो, और फिर हमें HTML के ऊपर भी CSS को जोड़ना पड़ता है। कुछ जो है कुछ मौक़ों के ऊपर कुछ बातों में CSS का जिक्र तो किया गया है प्रेजेंटेशन का, लेकिन वो फोकस नहीं है। The scope of this specification is not to describe an entire operating system. ये जो इसका स्कोप ये भी नहीं है कि पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो ना तो उसमें पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप HTML पेज बना रहे हैं, वो ब्राउज़र के अंदर खुलेगा, वो ब्राउज़र जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ होगा, उस कंप्यूटर की कुछ खास स्पेक्स होंगी। तो ये पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश नहीं की गई। इन पर्टिकुलरली हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इमेज मैनिपुलेशन टूल से मुराद ये होती है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो आपको इमेजेस पर काम करने की सलाहियत दे। फॉर एग्जांपल अडोबी फोटोशॉप है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टोर किया हुआ जिसको अफिनिटी फ़ोटो कहते हैं। सो ये अफिनिटी फ़ोटो है, ये भी इसको फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इमेजेस के ऊपर काम करना या उन पे चेंजेस करने की सलाहियत दे दे। एंड एप्लीकेशन दैट यूजर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू यूज़ विद हाई एंड वर्क स्टेशंस। और दूसरी एप्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊं तो मेरी कुछ एप्स यहाँ स्टोर हुई हुई हैं जो हाई एंड कंप्यूटर से मुराद होते हैं कि ये जदीद कंप्यूटर हैं जिनमें काफ़ी सारी सलाहियतें होती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। कीमत के हिसाब से एक प्रोवर्ब जो है ना इंग्लिश में यूज़ होता है, हाई एंड या लो एंड। हाई एंड से मुराद यह है कि कीमत के हिसाब से वो उस हाई एंड की तरफ उसका रेंज है, और कीमत के हिसाब से अगर वो लो एंड पे उसकी रेंज है तो कहते हैं कि ये लो एंड आपका कंप्यूटर है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ इमेज मैनिपुलेशन टूल और उन एप्लीकेशन का जिक्र नहीं किया गया जो जदीद कंप्यूटर्स के अंदर आप मखसूस तौर के ऊपर पेज को डिज़ाइन करने के लिए जिनका यूज़ करते हैं, बल्कि इसका स्कोप जो है वो क्या है। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन दिस स्पेसिफिकेशन इज टारगेटेड स्पेसिफिकली एट एप्लीकेशंस that would be expected to be used by users on an occasional basis or regularly but from disparate locations। disparate का मतलब होता है मुख्तलिफ जगहों से, यानी कि ये उन with low CPU requirement, ये उन स्पेसिफिकेशन इस ये स्पेसिफिकेशन उन एप्लीकेशंस के बारे में है जो जिनको लोग डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट जगहों से जिनको एक्सेस करें और जिनकी CPU की इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। इन अदर वर्ड्स आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, पता है वो क्या बताना चाह रहा है? ब्राउज़र। क्योंकि ब्राउज़र जो है वो आप मोबाइल में भी ब्राउज़र को खोल लेते हैं, आप कंप्यूटर में भी ब्राउज़र को खोल लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी CPU की छोटी थी। यानी कि ये बेसिक लेवल, ये आपको खाली ये समझाना चाह रहा है कि इसका कवरेज जो है ये बहुत डिटेल्ड नहीं है, बल्कि इसका कवरेज बड़ा बुनियादी ब्राउज़र लेवल के ऊपर आपने HTML को कैसे लिखना है, कैसे खोलना है, क्या करना है, आपको ये स्पेसिफिकेशन उसके बारे में ज़्यादा बताएगी, और यही हम चाहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एप्लीकेशंस इंक्लूड ऑनलाइन परचेजिंग सिस्टम। ऑनलाइन परचेजिंग सिस्टम कहाँ होते हैं? वेबसाइट्स के अंदर होते हैं। सर्चिंग सिस्टम्स, सर्च इंजन गूगल कहाँ होता है? ये एक वेबसाइट है। गेम्स कहाँ होती हैं? ब्राउज़र के अंदर या आपके वेबसाइट के ऊपर, वेब के ऊपर। पब्लिक टेलीफोन बुक्स और एड्रेस बुक्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल ईमेल, आउटलुक वगैरह आप कहाँ खोल सकते हैं? ज़ाहिर अगेन आउटलुक का एक अपनी भी सॉफ्टवेयर होता है, उसका डिफरेंट होता है, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग, क्लाइंट्स, डिस्कशन सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये उसकी वो कह रहे हैं कि ये बुनियादी सी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो आप देख लें कि मोस्टली इसमें मेन चीज़ यही याद रखने की है कि स्कोप ऐसा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर
जो बहुत हाई एंड की कोई एप्लीकेशंस हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक हाई एंड कंप्यूटर्स में होते हैं, उनका जिक्र नहीं किया। बुनियादी तौर के ऊपर कैसे आपने HTML पेज को बनाना है और खोलना है कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन से मुराद हमारी ऐप्स भी हैं। आपको पता है मोबाइल पे किसी भी चीज़ को खोलते हैं ऐप के अंदर खोलते हैं। तो इसी तरीके से ज़ाहिर है आपने अगर HTML बनाई है तो उसको किसी सॉफ्टवेयर में खोलना है ना, वो जो सॉफ्टवेयर होंगे ना वो बड़े बुनियादी किस्म के हैं, वो बहुत हाई एंड के नहीं हैं। तो ये उन्होंने हमें बताया। इस सेशन में हमने इतनी ही डिस्कशन करनी थी। अगले सेशन में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको इस सारे का रीकैप करूं या आपको दोबारा से दोहराऊं, तो उन्होंने पहले बताया है कि ये स्पेसिफिकेशन फिट कहाँ होगी। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इसको एग्जाम्पलीफाई किया है, या उन्होंने जो मिसाल इसकी दी है वो किचन सिंक से दी है, और बताया है कि किस तरीके से हमारी जो स्पेसिफिकेशन है ये और चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होगी। फिर उन्होंने ये बताया कि HTML5 जो है वो एक बज़वर्ड है, एक ज़ुबान ज़द आम लफ्ज़ है, जिससे मुराद खाली कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब को आजकल HTML5 के अंडर ही देखा जाता है। आपको पता लग जाएगा कि वो टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बैकग्राउंड दी हुई है और बताया हुआ है कि जब बुनियादी तौर पर इसको बनाया गया था तो इसको बनाने का मकसद ये था कि ये साइंटिफिक पेजेस को सिमेंटिक मीनिंग दे, लेकिन बाद में इसको अडॉप्ट कर दिया गया किसी और इसके यूसेज के हिसाब से, इस्तेमाल के हिसाब से। फिर हमने देखा कि इस किस ऑडियंस के लिए ये बेस्ट सूटेड है। उन्होंने हमें बताया कि ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए सूटेड है जो HTML5 के पेजेस को लिखेंगे और उनको मेंटेन करेंगे। हमें ये भी बताया इन्होंने कि कौन से लोगों के लिए ये ठीक होगी और कौन से लोगों के लिए इतनी मौजू नहीं होगी। जो कंप्लीट बिगिनर हैं हमें बताया गया कि शायद उनके लिए इतनी आसान ना हो, क्योंकि इसमें अल्फाज का चुनाव बहुत मुश्किल किया गया है और चीज़ों को मुकम्मल तौर पर समझाने की खातर उन्होंने इख्तसार या मुख्तसर रखने की भी कोशिश नहीं की। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो ये भी हमें बताया गया, और ये भी बताया गया कि किन किन चीज़ों का अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो इस स्पेसिफिकेशन को समझना आसान हो जाएगा। इसमें हमें उन्होंने बताया कि डॉम है, HTTP है, XML है, कैरेक्टर इनकोडिंग्स वगैरह हैं, जावास्क्रिप्ट और CSS है। फिर हमें बताया गया कि ये स्पेसिफिकेशन का स्कोप कहाँ तक है, और हमने समझा कि इसका स्कोप जो है वो ये है कि हमने बेसिक लेवल के जो HTML5 के पेजेस बनाने हैं वो हम ब्राउज़र में खोलते हैं, यही इसका स्कोप है। हम डिटेल में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है या CSS के डिफरेंट फीचर्स वगैरह जो हैं ये इसका नहीं है। ऑल दो एक पासिंग रिमार्क जो है जो कहीं कुछ जगहों पर कुछ है, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं है, एम्फसिस नहीं है, ज़ोर नहीं डाला गया। ज़ोर ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर डाला गया है कि हम अपना फोकस CSS के सिमेंटिक मीनिंग के ऊपर ही रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।